स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज दिल्ली में हजारों मुसलमानों की एक भीड़ जुटी। इसके लिए बाकायदा एक स्टेडियम को बुक किया गया था। मुसलमानों के बड़े बड़े धार्मिक नेता बुलाए गए थे। नाम दिया गया संविधान संरक्षण का। लेकिन असल में इस शक्ति प्रदर्शन का मकसद नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाना था। नरेंद्र मोदी को खुलेआम धमकी देना था। मुसलमानों के इस जमावड़े का एक और मकसद था और वो था कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दबाव में लाना, उन्हें मुस्लिम वोटों की ताकत का एहसास कराना। भले ही इस जमावड़े को वक्फ संशोधन के खिलाफ मुसलमानों की एकजुटता का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन इससे एक बात ये साफ हो गई कि मौलाना अब खुलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गए। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों से ठीक पहले मुसलमानों के इस बड़े जमावड़े के क्या कोई राजनीतिक मायने भी हैं? ये समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। नारे तकबीर। अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर भर दो कि मेरा कुरान, मेरा अल्लाह मुझे ये कहता है, मुझे इस बात की दावत देता है। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जमीयत उलमाए हिंद, अल्लाहु अकबर। मौलाना सैयद अरशद मदनी, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद। मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद। शरीयत इस्लामिया जिंदाबाद। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद। मौलाना अब खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। अब तो मुसलमानों की बड़ी बड़ी मजलिसें सजाकर खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। चुनाव हरा देंगे, सरकार गिरा देंगे जैसे दावे हो रहे हैं। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। इस्लाम को फलता फूलता देखें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। नारे तकबीर। आज से नहीं 1400 साल से इस्लाम की यही तस्वीर है। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक तो सिर्फ बहाना है, मकसद मोदी सरकार को हिलाना है। वक्फ सिर्फ बहाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल निशाना है। वक्फ सिर्फ बहाना है, मकसद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाना है। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। क्या मुसलमानों को एकजुट करके कोई बहुत बड़ी तैयारी हो रही है? क्या मुसलमान सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? आज दिल्ली में हजारों की संख्या में जुटे मुसलमानों ने सरकार को क्या धमकी दी है? मुद्दा वही है, वक्फ संशोधन विधेयक का। विधेयक अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से बात कर रही है, सबकी राय को शामिल कर रही है। अपने हंगामे से जितने हेडलाइन जेपीसी की ये बैठकें बटोरती हैं, उससे ज्यादा हेडलाइंस बटोरने की कोशिश मुस्लिम लीडरशिप कर रही है। दिल्ली में आज जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से मुसलमानों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे नाम दिया गया संविधान संरक्षण सम्मेलन। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाने के नाम पर मुसलमान जमा हुए। पूरे देश भर की मुस्लिम कयादत को यहां बुलाया गया था और शुरुआत से ही लगातार सरकार और सरकार के किरदार पर हर कोई हमलावर था। अब जो वक्फ का कानून
वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही ख़तरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमाम बारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी क़ुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। अब ये कानून इतना ख़तरनाक है कि जो चीज़ सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज़ मांगे, क्या उसका दस्तावेज़ देना मुमकिन है? हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। लगातार ये दावे किए गए कि मदरसे खत्म हो जाएंगे, मस्जिदों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, ईदगाहों, इमाम बाड़ों और दरगाहों का वजूद मिट जाएगा। ये सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काने वाली बातें हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहीं नहीं कहा गया कि सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी। सरकार ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि मदरसे बंद हो जाएंगे या मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी। लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसे ही दावे होते रहे। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं करते, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है, मुसलमान भी गूजर है। अगर हिंदू जाट है, मुसलमान भी जाट है। अगर हिंदू राजपूत है, मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर, अगर हिंदू भी रहमन है, मुसलमान भी रहमन है। हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। किसी को अच्छा लगा ये मजहब, वो इस मजहब में चला गया। किसी को ये मजहब अच्छा लगा, वो इस मजहब में चला गया। क्या मजहब की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर आप हमें जीने का हक नहीं देंगे? हम अपने जीने का हक को लेंगे। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी ने यह पूरी कोशिश की कि यहां आने वाला हर मुसलमान जब अपने अपने इलाके में लौटे तो वो सरकार के खिलाफ पूरा जहर लेकर जाए। पूरी तकरीर में यह साफ नजर आ रहा था कि भले ही बहाना वक्फ संशोधन बिल का हो, लेकिन निशाना केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी ही थे। प्रस्ताव पारित किया गया कि वक्फ एक्ट 2013 अपने आप में बहुत व्यापक और प्रभावी एक्ट है, इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ संशोधन बिल 2024 को अस्वीकार करता है, सरकार से मांग करता है कि इसे वापस लेकर वक्फ एक्ट 2013 को बहाल रखे। खुदा न करे अगर बिल पारित हो गया तो बोर्ड शक्तिहीन होकर रह जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिसके नतीजे में वक्फ पर सरकार का नियंत्रण और कब्जा बहुत आसान हो जाएगा। वक्फ मुसलमानों का धार्मिक मामला है। सरकार की ये योजना वक्फ की न केवल धार्मिक स्थिति को नष्ट करेगा, बल्कि इससे देश में खरबों रुपए की वक्फ संपत्तियां तबाह हो जाएंगी। प्रस्तावित संशोधनों में अन्य धर्म के मानने वालों को शामिल करने की बात बोर्ड की परंपराओं और कार्यों के खिलाफ है। ये तो कागजी प्रस्ताव हैं, जिन्हें इस सम्मेलन में जुबानी पारित करवाया गया,
लेकिन असल में पूरा मकसद ही यह था कि सरकार को मुसलमानों की ताकत दिखाई जाए, सरकार को सभ्य भाषा में धमकाया जाए कि हम किसी से नहीं डरते। और सबसे बड़ी बात कि मुसलमानों को यह भरोसा भी देना था कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे टिकी है, तब तक उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकायदा मंच से यह ऐलान भी किया गया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मोदी की बैसाखी बताया गया। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। यह बात सही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुमत इन दोनों की वजह से ही हासिल है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सांसद और नीतीश कुमार के 12 सांसदों का समर्थन सरकार को प्राप्त है। लेकिन यह भी हकीकत है कि इन दोनों के समर्थन की वजह से ही सरकार यह वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी चंद्रबाबू नायडू को साबित करने की हो रही है। बाकायदा इस सम्मेलन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एक मुस्लिम नेता को भी वक्ता के तौर पर बुलाया गया था और उस मुस्लिम नेता ने चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह बता दिया। ये तक दावा कर दिया कि जब तक चंद्रबाबू नायडू हैं, तब तक ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता। ऐसा इंसान हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने के बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्होंने उसे लागू नहीं होने देंगे। आज ये अमेंड बिल कमेटी भी आज आगाज होगा, तो हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का उनका सोच है, इसमें सोचिए, राय मशवरा लो, ये कमेटी डाल के और इसे क्या कहा है पूरे देश में फिर कर सर्वे कर लोगों की राय मशवरा लेकर उसके बाद बात करेंगे बोल के फिलहाल उन्होंने कमेटी के नाम से रोक दिया है। 3 दिन पहले हमारे वजीर आला चंद्रबाबू नायडू साहब ने अपने बयान में कहा है, जो कोई भी इदारा हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो और क्रिश्चियंस का हो, जो भी कोई भी इदारा हो, उसमें वही कम्युनिटी के लोग उन्होंने मेंबर होना चाहिए। गैर कौम के उसमें लाने की कोशिश करने में मैं नहीं चाहता हूं बोल के उन्होंने अपने 3 दिन के पहले उन्होंने अभी एक प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक बयान दिया है। खासकर ये वक्फ बोर्ड बिल के वजह से वो नजर से बोले हैं। अब मुस्लिम लीडरशिप पूरी तरह से यह कोशिश कर रही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव डाला जा सके, उन्हें मनाया जा सके, मुस्लिम वोटर्स का डर दिखाया जा सके। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं, आंध्र प्रदेश में भी 10 से 12% मुस्लिम वोटर्स हैं और दोनों ही नेताओं यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों के अच्छे खासे वोट मिलते हैं। इसीलिए मुस्लिम लीडरशिप इन पर दबाव डाल रही है और आज ही यह दावा भी कर दिया गया कि जमीयत का अगला सम्मेलन बहुत जल्द पटना और आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में करवाया जाएगा। अगर वक्फ तरमीमी बिल पर आग लगती है
तो जो बैसाखी जिस पर मुल्क चल रहा है उसकी जिम्मेदारी वो इतनी ही उस पर भी पड़ेगी जितनी जिम्मेदारी मरकज में बैठी हुई ताकत पर पड़ेगी। ये बैठे हुए हैं, मैं इनकी तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा करता हूं और मैं समझता हूं कि मुसलमान के ये जज्बात वहां तक पहुंचेंगे और जमीयत उलमा ने ये वहाँ की जमीयत के जिम्मेदार बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि हम इस महीने के आखिर में या दिसंबर के शुरू में, क्या तारीख है, 1 दिसंबर या 15 दिसंबर को हम वहाँ भी जमीयत उलमा की तरफ से कड़पा में जो चंद्रा बाबू नायडू का वतन है, हम वहाँ इंशाअल्लाह 5 लाख मुसलमानों को जमा करेंगे और अपने दिल के एहसास को उनके सामने रखेंगे। हम जिस तरह इस मसले के अंदर मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी जिनके ऊपर ये बैठकर हुकूमत कर रहे हैं वो भी उस जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं हो सकती। यानी यह पूरी कोशिश हो रही है कि मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डाला जाए। मुसलमानों की लीडरशिप चाहती तो यह है कि किसी भी तरह से अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें तो सरकार गिर जाएगी। वैसे भी इस बार यानी कि 2024 के चुनावों में मुसलमानों ने एक तरफा इंडिया गठबंधन के लिए वोटिंग की थी। इसी का असर रहा कि मोदी बहुमत से बहुत नीचे रुक गए और कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब तो मुसलमानों की जमीयत जैसी लीडरशिप यह खुलासा कर रही है कि उन्होंने ही कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके गठबंधन को वोट देने की अपील की थी और उस अपील पर मुसलमानों ने पूरा भरोसा जताया। जो गठबंधन की पॉलिसी है मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, दूसरी चीज इलेक्शन के जमाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आज़ादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा की पॉलिसी है और जमीयत उलमा इस पॉलिसी के ऊपर जिंदा है। ऐसा लगता है कि मोदी विरोधियों की लिस्ट में मौलाना सबसे ऊपर हैं, जो मोदी को वैचारिक और राजनीतिक दोनों रूप से नापसंद करते हैं। इसीलिए तो यह सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं लगती है। वक्फ संशोधन बिल अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी उस बिल पर पूरे देश की राय ले रही है। देश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों की राय शुमारी कर रही है। इस बीच मुसलमानों ने इस बिल के विरोध के लिए कई तरह की मुहिम चलाई। मुस्लिम मोहल्लों में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगाकर वक्फ संशोधन विधेयक की खामियां गिनाई गई। मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाकर इस बिल के खिलाफ वोटिंग करवाई गई। इस बिल के नाम पर कई तरह के झूठ, अफवाह और फेक न्यूज भी फैलाई गई। अभी फिलहाल इस बिल पर कुछ नहीं होने जा रहा, इसलिए यह समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के सम्मेलन क्यों बुलाए जा रहे हैं। कहीं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की तो कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि मुसलमानों की जमीयत जैसी बड़ी लीडरशिप सीधे सीधे ये ऐलान कर रही है कि वो बीजेपी या मोदी के सामने तो झुकेगी नहीं। अगर जमीयत उलमा ने उस बदतरीन हुकूमत
जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता। जमीयत उलमा ने कभी उसके सामने सर नहीं झुकाया, उसके बाद हम किसके सामने सर झुकाएंगे? हमारा सर सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता है। इस सम्मेलन का एक मुख्य मुद्दा वक्फ संशोधन के अलावा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ होने वाली बयानबाजी का विरोध करना भी था। इसीलिए अब मुसलमानों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि किसी भी धर्म की बड़ी शख्सियतों के खिलाफ बयान देना एक जुर्म हो। इसके लिए भले ही वो सभी धर्मों का हवाला दे रहे हों, लेकिन वो खास तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों को सजा दिलाना चाहते हैं। मुसलमान ये भी चाहते हैं कि ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और तुरंत फैसला भी हो जाए। असल में मुसलमान हिंदुस्तान में ईश निंदा का कानून लाना चाहते हैं, जो बहुत से मुस्लिम देशों में है, जिनमें पाकिस्तान भी है, और इन देशों में इस ईश निंदा के कानून का बेजा इस्तेमाल मुसलमानों को छोड़कर बाकी धर्मों के खिलाफ होता है। जब कोई भी झूठ कहकर ईश निंदा का आरोप लगा देता है, अब मुस्लिम लीडरशिप चाहती है कि ऐसे ही कानून हिंदुस्तान में भी हो। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रा बाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। चुनावी मौसम में योगी की खूब डिमांड भी रहती है। महाराष्ट्र में भी योगी की रैलियों की भारी डिमांड है, लेकिन योगी प्रचार करने वहां पहुंचते उससे पहले ही योगी को महाराष्ट्र से धमकी वाला मैसेज मिल गया। मैसेज में कहा गया कि अगर योगी ने 10 दिन में सीएम का पद नहीं छोड़ा तो उनका भी हाल बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा। योगी आदित्यनाथ को धमकी वाला मैसेज किसने भेजा? क्या योगी की सिक्योरिटी को तोड़ पाना इतना आसान है? ये जानना है तो ये रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ को मुंबई से धमकी वाला मैसेज किसने और क्यों भेजा? योगी आदित्यनाथ को फातिमा से धमकी वाला मैसेज किसने फॉरवर्ड कराया? योगी को सीएम की कुर्सी से कौन हटाना चाहता है? मुंबई आने से कौन रोकना चाहता है? योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ को फिर धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि अगर योगी ने 10 दिन के भीतर सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी हत्या कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर माफिया है। योगी माफिया हो, आतंकवादी हो या देशद्रोही, इनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। योगी की पुलिस इनके खिलाफ खुलकर एक्शन लेती है, इसलिए अपराधियों और आतंकवादियों की हिट लिस्ट में योगी का नाम सबसे ऊपर रहता है। योगी आदित्यनाथ देश के उन नेताओं में शामिल हैं
जिन्हें सबसे ज्यादा धमकियां मिलती हैं, और मुंबई से मिली धमकी इसी सीक्वेंस का एक और हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ को धमकी की खबर जैसे सामने आई, मुंबई पुलिस ने तुरंत एटीएस और यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी। मामला योगी आदित्यनाथ का था, इसलिए एटीएस तुरंत एक्टिव हुई। 3 टीमें बनाई गई और धमकी देने वाले की कॉल डिटेल और उसके लोकेशन की पड़ताल शुरू हो गई, और कुछ ही घंटे में धमकी देने वाले का सुराग मिल गया। योगी आदित्यनाथ को जिस नंबर से धमकी दी गई वो फातिमा नाम की महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। 24 साल की फातिमा ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी किया है और वो काफी संपन्न परिवार से है। उसके पिता लकड़ी का कारोबार करते हैं। एटीएस ने ही सबसे पहले आरोपी महिला को ट्रेस किया। उसकी लोकेशन ठाणे के उल्हास नगर की थी। एटीएस पुलिस के साथ मिलकर महिला के घर पहुंची और वहां उससे पूछताछ की गई। फातिमा को एटीएस लोकल पुलिस स्टेशन लेकर गई और उससे पूछताछ की गई। बाद में वर्ली पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। अभी तक की जांच में पता चला है कि फातिमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया है। फातिमा की मानसिक जांच और मेंटल चेकअप के बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। बीते दिनों बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के बाद से मुंबई पुलिस को अलग अलग नामों से थ्रेट मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे। ये मैसेज जिशान सिद्दीकी या सलमान तक सीमित थे, लेकिन अब ये मामला उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। बीते शनिवार एक महिला द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का एक थ्रेट मैसेज मुंबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेजा गया, जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जब पूरी जांच की गई, पता लगाया गया, तो पता चला कि उल्हासनगर की रहने वाली फातिमा खान नाम की एक महिला के मोबाइल नंबर से ये थ्रेट मैसेज भेजा गया। लेकिन जब जांच एजेंसियों ने और ज्यादा इसकी तफ्तीश की तो पता चला महिला और उसके अलावा जो परिवार के लोग हैं उन्हें वर्ली पुलिस स्टेशन लाया गया। वर्ली पुलिस स्टेशन में उन्हें बिठाकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, चूंकि इस मामले में फिलहाल एटीएस और मुंबई पुलिस दोनों इन्वॉल्व हैं। तो चूंकि कहीं ना कहीं यहाँ जांच एजेंसियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि धमकी वाला मैसेज फातिमा ने ही भेजा या उसके मोबाइल से किसी और ने योगी को धमकी दी। इसकी भी जांच हो रही है। कहीं मैसेज भेजने के पीछे कोई शरारत तो नहीं है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हर एक पहलू की पड़ताल की जा रही है। योगी आदित्यनाथ को मिले थ्रेट के बाद महाराष्ट्र और यूपी की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन मामला योगी का है तो यूपी पुलिस भी एक्टिव हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले 4 साल में योगी को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 बार धमकी मिली है और हर बार मारने की धमकी का तरीका बदला है। भगवाधारी मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने वाले कौन है? योगी के दुश्मन कौन है? कितने हैं? कहां है? योगी पर कैसे हमला करना चाहते हैं? इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक बात 100% सच है, योगी की जान को खतरा है। योगी आदित्यनाथ को पहली धमकी 24 अप्रैल 2020 को दी गई। धमकी देने वाला तनवीर खान था। तनवीर बिहार पुलिस में काम करता था। धमकी में योगी को गोली मारने की बात कही थी। इसके बाद 21 मई 2020 को फिर योगी को मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला इस बार कामरान था। कामरान को मुंबई से पकड़ा गया। इस बार योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 7 जुलाई 2020 को योगी को तीसरी बार धमकी दी गई। इरादा योगी को मारने का था। धमकी कानपुर देहात से दी गई थी। पुलिस ने जांच की तो धमकी देने वाला आरोपी नाबालिग निकला। योगी आदित्यनाथ को चौथी धमकी 22 नवंबर 2020 को दी गई। इस बार धमकी आगरा से दी गई और धमकी देने वाला फिर नाबालिग पाया गया। 1 महीने के बाद फिर से यूपी पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया, जिसमें योगी को बम से उड़ाने की साजिश का दावा किया गया। इसके बाद यूपी पुलिस ने योगी की सुरक्षा और पुख्ता कर दी।
हालांकि धमकी देने वाला आज तक पकड़ा नहीं जा सका। सिर्फ साल 2020 में 5 बार योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। हर बार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, लेकिन योगी पर खतरा टला नहीं। साल बदला और धमकी देने का तरीका, साथ ही जान से मारने का प्लान भी बदल गया। 11 जनवरी 2021 को छठी बार योगी को धमकी दी गई। इस बार योगी को AK-47 से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बलिया से धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया। बाद में पता चला कि धमकी देने वाला मानसिक रूप से कमजोर था। इस धमकी के 2 महीने के बाद फिर यूपी पुलिस को मैसेज आया। इसमें दावा किया गया कि योगी के पास 4 दिन है, 5वें दिन योगी को जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी किसने दी थी, इसका भी खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। योगी आदित्यनाथ को 8वीं धमकी उनकी गोरक्षा नीति को लेकर दी गई। इस बार लेटर भेजा गया। चिट्ठी भेजने वाले का नाम मोहम्मद अजमल लिखा था। इस बार भी पुलिस किसी आरोपी को पकड़ नहीं सकी। साल 2021 में यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। चुनावी रण सज गया। चुनावी मैदान में योगी खुद उतरे। ये ऐसा वक्त था जब धमकी देने वाले कुछ भी कर सकते थे। एक जरा सी चूक और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बात योगी के दुश्मनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक बार फिर से योगी के खिलाफ साजिश रची गई और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से रची गई। 2 अगस्त 2022 को 9वीं धमकी मिली। शाहिद नाम के शख्स ने योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी। यूपी पुलिस ने एक्शन लिया और राजस्थान से असली आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया। योगी आदित्यनाथ को मिलने वाली धमकियों का सिलसिला नहीं रुका। 11 दिन बाद फिर से योगी को मारने का ऐलान किया गया। लखनऊ में लावारिस बैग मिला। इसमें भी योगी को बम से मारने की धमकी दी गई थी। योगी आदित्यनाथ को 11वीं धमकी देश से नहीं बल्कि विदेश से आई। जनवरी 2024 को आतंकी पन्नू ने वॉइस मैसेज भेजकर अयोध्या में गिरफ्तार 3 आतंकवादियों को न छोड़ने पर योगी को जान से मारने की धमकी दी। इसके 2 महीने बाद योगी को 12वीं धमकी मिल गई। मार्च 2024 में योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस बार धमकी वाला फोन पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात हेड कांस्टेबल के सरकारी नंबर पर किया गया। योगी आदित्यनाथ को 13वीं धमकी मुंबई से मिली है। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ही अपराधियों और आतंकियों की हिट लिस्ट में क्यों है? दरअसल योगी आदित्यनाथ तेज तर्रार नेता है। वो बेबाक बोलते हैं और बिना राजनीतिक लाभ के निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं उसे बुलडोजर की चोट पर पूरा करते हैं। योगी को जब यूपी का जिम्मा सौंपा गया उस वक्त यूपी क्राइम लिस्ट में बहुत ऊपर था। यूपी में गुंडागर्दी, पॉलिटिकल हमले, जिहादी साजिशों की लेबोरेटरी चालू थी। लेकिन जब योगी का बुलडोजर चला तो अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंक वर्ल्ड तक हिल गया और योगी को धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े स्टेट यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनका सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। योगी ना चाहे तो उनके करीब आ पाना भी नामुमकिन है। योगी आदित्यनाथ अभेद सुरक्षा कवच में रहते हैं। योगी को जैसी सुरक्षा मिली है वैसी देश के चुनिंदा नेताओं के ही पास है। योगी आदित्यनाथ को लगातार मिलने वाली धमकियों की वजह से जेट प्लस की सुरक्षा मिली है। सीएम योगी जिस गाड़ी से चलते हैं वो बम प्रूफ है। योगी जहां भी जाते हैं 15 गाड़ियों की फ्लीट उनके साथ चलती है, जिसमें 5 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ जिस गाड़ी से चलते हैं वो भी बुलेट प्रूफ है। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे उस वक्त उन्हें Y+ सुरक्षा मिली थी। तब CISF और पुलिस के 11 जवान उनके साथ रहते थे।
19 मार्च 2017 को योगी जब पहली बार सीएम बने तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में योगी की जान को खतरा बताया गया, जिसके बाद योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 31 मार्च 2017 को योगी को Z+ सुरक्षा के साथ NSG कवर दिया गया। योगी की सुरक्षा में पहले घेरे में 28 NSG कमांडो रहते हैं, दूसरे घेरे में यूपी पुलिस के कमांडो होते हैं, तीसरे लेयर में CISF के कमांडो तैनात रहते हैं, चौथे लेयर में यूपी पुलिस के इंटेलिजेंस, यूपी PAC, SDRF और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के चुने हुए जवान रहते हैं। आखिरी सिक्योरिटी लेयर की जिम्मेदारी CRPF के जवान संभालते हैं। योगी की सुरक्षा में शामिल जवान ड्रोन, बॉडी बॉर्न कैमरा, ड्रेस कैम और नाइट विजन कैमरों से लैस रहते हैं, जो किसी भी हालात में तुरंत पलटवार कर सकते हैं। इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली होती है। ये बिना हथियार के भी दुश्मन से लड़ सकते हैं। ये जवान अत्याधुनिक MP5 बंदूकों और कम्युनिकेशन के साधनों से लैस होते हैं। सुरक्षा काफिले में जैमर, रोड ओपनिंग गाड़ियां इन्हें दी जाती है। योगी की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी NSG के पास है। सीएम योगी के साथ हर समय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के 25 कमांडो रहते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 75 कमांडो की तैनाती की जाती है। ये ब्लैक वर्दी में रहते हैं। इनकी ब्लैक वर्दी पर बैज लगा होता है। इनके पास हाईटेक हथियार के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहती है। ये कमांडो CRPF, ITBP के जवान होते हैं, जो हर स्थिति से निपटने के लिए ट्रेंड होते हैं। इनके अलावा योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में 1 ASP, 7 DSP, 52 इंस्पेक्टर, 21 दरोगा, 23 कांस्टेबल और 127 सिपाही हर समय तैनात रहते हैं। योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। देश में चुनिंदा नेता ही ऐसे हैं जिनके पास योगी आदित्यनाथ जैसी सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा कई लेयर में है, जिसमें NSG कमांडो, CRPF से लेकर यूपी पुलिस के जवान हैं। ये जवान हर तरह की बैटल में माहिर हैं। हथियार हो या ना हो, हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं, पहले उनकी सुरक्षा टीम वहां जाती है, पूरी जांच पड़ताल करती है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ को मिल रहे थ्रेट को देखते हुए यूपी पुलिस ने योगी की सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए 1,51,80,000 का फंड दिया गया है। योगी की सिक्योरिटी में शामिल जवानों के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरण, 10 BR ब्रीफकेस, कमांडो के लिए 8 BR हेलमेट, BR जैकेट और 10 होल्स्टर खरीदे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के पास एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL प्रोटोकॉल भी है। ASL का मतलब किसी VIP के किसी जगह पहुंचने से पहले उस जगह की छानबीन, सिक्योरिटी जांच, लोकेशन की सुरक्षा जांच होती है। जिस भी किसी को ASL प्रोटोकॉल मिलता है, वो स्पेशली डिजाइन हेलीकॉप्टर से ही यात्रा कर सकता है। इस दौरान सिक्योरिटी से जुड़े सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। ASL प्रोटोकॉल वाले शख्स के पास पहुंचने से पहले किसी को भी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, उसकी सुरक्षा यूपी पुलिस के 450 जवान करते हैं। मुंबई में जिस तरह बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसे देखते हुए योगी को मिली धमकी को सिक्योरिटी एजेंसियां काफी सीरियस ले रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहा है और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। योगी ने हरियाणा और जम्मू विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया था। जिन जिन सीटों पर योगी की सभाएं हुई, उनमें अधिकतर पर बीजेपी की जीत हुई। योगी की रैलियों का इम्पैक्ट देखते हुए महाराष्ट्र में हर प्रत्याशी अपनी सीट पर प्रचार के लिए योगी को बुलाना चाहता है। फिलहाल महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की 15 रैलियां तय की गई हैं। हालांकि अभी वो सीटें तय नहीं हैं जहां योगी की सभाएं होनी हैं। फिलहाल यूपी ATS
मुंबई एटीएस के साथ मिलकर योगी को धमकी देने वाली फातिमा की जांच करेगी। ये जानने की कोशिश करेगी कि योगी को धमकी उसने खुद दी या किसी के इशारे पर मैसेज किया गया।